गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग एक ये नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आपकी क्लास से 12 की केमिस्ट्री में 9 चैप्टर में है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपका चैप्टर 9 में पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उपेक्षा संयोजन यौगिक, ये आपका चैप्टर नेम हो गया। अब देखिए, ये क्लास 12th में सब पहली बार हम लोग को पढ़ने के लिए मिला है। इससे पहले क्लास 11th या इससे पहले वाले जितने भी क्लासेज है उनमें हम लोग को इसके बारे में जानकारी कुछ नहीं मिला है। इसका मतलब हुआ कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही नया चैप्टर है। तो स्वाभाविक है कि इसमें नए नए कंसेप्ट के बारे में जानकारी दिया गया होगा। हम लोग उन सारे कंसेप्ट को लाइन बाय लाइन सीखेंगे और जैसे जैसे नए नए टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे उन सारे टॉपिक्स को भी हम लोग आसानी तरीके से समझ लेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन यौगिक, जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, एक चीज़ को समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए हम लोग अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, जैसे आपके पास KCl, आपके पास NaCl, जैसे AgNO3, CaSO4, अनेक तरह की आपने कंपाउंड्स के बारे में देखे होंगे। इन सारे कंपाउंड के कहीं ना कहीं आपने स्टडी किए हैं। आप NaCl हो या KCl हो या AgNO3 हो या CaSO4 हो, इसके अलावे और ढेर सारे कंपाउंड है। अब इन कंपाउंड को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो कहते हैं कि एक कंपाउंड जो है K+ और Cl- से बना है। इसका मतलब है कि ये 2 आयन से मिलकर बना है। अब ये कैसे पता चला कि 2 आयन से मिलकर बना है? तो जब हम इसको पानी के अंदर में डालते हैं, ठीक है, जब हम इनको पानी के अंदर में डालेंगे, जल के अंदर में इसको डालेंगे तो ये टूट जाते हैं K+ और Cl- के अंदर में। इसी प्रकार से इन सारी यौगिक को पानी के अंदर में डालिएगा तो ये टूट जाएंगे अपने आयन में। क्या होंगे? अपने आयनों में टूट जाते हैं। और जो आयन बनते हैं वो सरल आयन होते हैं। आयन भी बनेंगे तो कैसा बनेंगे? बहुत ही सरल आयन होंगे। मतलब देखा जाए इन सारे यौगिक को, जैसे आपके पास NaCl है और इसको पानी के अंदर में डालिएगा तो ये टूट जाएंगे Na+ और Cl- के अंदर में। अब देखिए तो इन्हीं से बना होगा, ये दोनों आयन से मिलकर ये बना होगा। इसलिए इस सरल आयन की बात करते हैं हम लोग। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग सरल आयन वाले जिसमें टूट जाते हैं, हम लोग अलग से क्लास 11 के अंदर में आयनिक कंपाउंड के अंदर में पढ़ लिए। लेकिन हमारा जो चैप्टर्स है कोऑर्डिनेशन,
तो कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा होता है, तो एक आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन और इन आयनों में क्या अंतर है। सबसे पहले देखिए एक कंपाउंड की बात करते हैं K4 FeCN का होल 6 है और एक हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। हम कहते हैं कि ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका मतलब हुआ कि जो ऊपर में कंपाउंड जो लिखे हैं उनसे कुछ न कुछ अलग होगा, उनसे इनके गुण अलग होंगे। कैसे? जब इन कंपाउंड को अगर हम जल के अंदर डालते हैं, अगर ये कंपाउंड लिए और जल के अंदर में डुबो दिए, होगा क्या कि जैसे जल के अंदर में डालेंगे तो K प्लस अलग हो जाएंगे और यहाँ पर FeCN का होल 6, ठीक है, FeCN का होल 6 -4 क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। तो देखिए तो ऊपर वाले कंपाउंड में जैसे जल के अंदर में डालें वो पूर्ण रूप से पानी में टूट गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पूर्ण रूप से पानी में नहीं टूटे हैं, एक केस सिर्फ अलग हुआ है, बाकी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है वो जैसा का वैसा है। मतलब इन आयनों को स्टडी किया गया तो पता चला कि ये आयन जो है एक जटिल आयन है। अगर हम इसको हम लोग जटिल आयन मतलब हुआ कॉम्प्लेक्स आयन, जानते हैं नाम से, क्योंकि ये आयन ऐसा बना है जो अभी भी इसके अंदर में कुछ मिला हुआ है। लेकिन ऊपर वाले में देख लीजिए, किसी को पानी में उठाकर डालें तो पूर्ण रूप से वो विभाजित हो गया, पूर्ण रूप से वो टूट गया। लेकिन यहाँ पर जब इस चीज़ को, इस कंपाउंड को पानी में डाला गया, इस कंपाउंड को उठाकर पानी में जैसे डालें तो ये दो भाग में टूटे हैं, लेकिन इसका एक भाग सरल हुआ जबकि दूसरा भाग जटिल हो गया। तो जो जटिल वाले आयन बनाते हैं तब इस तरह की आयन को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा कि जब भी जटिल आयन जिसमें बनेंगे उसी को स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में। तो ये आपका यह डिफरेंस है अदर यौगिक में और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में। अब खास बात है कि कोऑर्डिनेशन की खास बात क्या क्या है, उन सारे चीज़ों को पर ध्यान देंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कहलाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखना होगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में दो चीज़ होते हैं, एक होते हैं आपका मेटल, ये आपका हम लोग जनरली डी ब्लॉक के मेटल्स यूज करते हैं, और दूसरे साइड में एक होते हैं लिगेंड, इसको एल कहते हैं, लिगेंड है। ये आपका एल क्या है, लिगेंड है। लिगेंड है आपका। ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड के माध्यम से, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से जुड़े रहते हैं। इसे लाइंस को देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वो चीज़ को बाहर निकाल के दिखाते हैं। ये एल है, एल के पास एक लोन पेयर होते हैं,
एल जो लिगेंड है इसको कहते हैं लोन पेयर। और ये क्या करते हैं, इसे मेटल को देते हैं और इसके द्वारा ये दोनों के बीच में एक तरह का बॉन्ड बन जाते हैं जिसका नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण होता है। तो क्या क्या हम लोग देखें, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कहलाने के लिए कोऑर्डिनेशन में हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। दूसरा, यहाँ पर एक केंद्रीय धातु जिसको हम लोग कहते हैं, जो मेटल होता है वो आपका डी ब्लॉक के होना चाहिए। ये जनरली हम बात करते हैं, जनरली हम लोग स्टडी करते हैं वो सब के सब डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं। दूसरे साइड में यहाँ पर एक लिगेंड होता है। लिगेंड का मतलब हुआ कि ऐसा एक आयन, या आप कह सकते हैं इसको ये आयन के रूप में भी हो सकता है या आप अणु के रूप में भी हो सकता है। ये दोनों रूप में होता है लिगेंड, जिनके पास, याद रखिए, ये दोनों के पास कम से कम, अगर हम लिखे लैंग्वेज में तो कम से कम एक जोड़ी लोन पेयर होना चाहिए, देखिए लिगेंड कहलाने के लिए एक शर्त है कि लिगेंड कौन सा होगा, तो ऐसे आयन या यौगिक या अणु जिनके पास कम से कम क्या होना चाहिए, एक जोड़ी लोन पेयर होना चाहिए, कम से कम एक जोड़ी। मतलब एक से ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अगर एक जोड़ी अब उसके पास लोन पेयर है तो वो लिगेंड की तरह काम करेगा। मतलब क्या है कि ये लिगेंड अपना एक जोड़ी लोन पेयर के सहायता से ये धातु के साथ एक बॉन्ड बनाता है और इस बॉन्ड को ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और इस तरह की जितने भी कंपाउंड बनते हैं उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या क्या समझ में आया? पहला बात कि सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन को समझाने के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक धातु लेते हैं और इसके साथ में एक लिगेंड को रखते हैं। लिगेंड क्या होता है, तो लिगेंड का मोटा मोटा मीनिंग ये आता है कि कम से कम इनके पास एक लोन पेयर होना चाहिए। अगर एक ही लोन पेयर कम से कम है तो लिगेंड की तरह काम करेगा। और लिगेंड क्या करता है कि अपने लोन पेयर को इसे मेटल को देता है और लिगेंड और मेटल के बीच में एक बॉन्ड का निर्माण होता है। इसे बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इनसे बनने वाले जो यौगिक होंगे, इस यौगिक को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। क्लियर? इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण हुआ है। हम लोग इन्हीं कंपाउंड को बारे में डिटेल में समझने के प्रयास करेंगे, जो एक एग्जाम्पल के माध्यम समझ रहे हैं। इसी सारे चीज़ों को हम लोग और स्टडी करेंगे। जैसे आपके पास से डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, तो कौन कौन से डी ब्लॉक के मेटल्स इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर लिगेंड है तो आयन, कौन से आयन होंगे, कौन से अणु होंगे, इन सारे चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। और इसमें कितने तरह की बॉन्ड्स का निर्माण हो सकता है, मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लाइन बाय लाइन सीखने वाले हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो सारी चीज़ क्लियर होते चला जाएगा। मतलब हम यहाँ से
ये समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन को समझाने के लिए, कोऑर्डिनेशन को परिभाषित करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले अगर हम परिभाषा की बात करें, अगर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, उपसंयोजन यौगिक की बात हो रही है। देखिए इसको कैसे परिभाषित करते हैं, तो लिखेंगे, आप लोग भी नोट बनाते चलिएगा, वैसा यौगिक, वैसा यौगिक जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से सरल अणु में या सॉरी यहाँ पर आयन कर दीजिए, सरल आयन में वियोजित नहीं होते हैं। उसे उपसहसंयोजन यौगिक कहा जाता है। ये एक मोटा मोटी डेफिनेशन हो गया कि अगर आपसे पूछे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है तो इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। क्या, एक बार ध्यान से सुनिएगा, वैसा यौगिक जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से सरल आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, उसे उपसंयोजन यौगिक कहा जाता है। मतलब इन कंपाउंड को जलीय विलयन में पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा, उसी को कहेंगे उपसंयोजन यौगिक। क्लियर? हम लोग ऊपर में एग्जाम्पल्स तो देखे हैं, जैसे K4FeCN6। इसके अलावा और एग्जाम्पल है जैसे NiCO4। ये सब के सब एग्जाम्पल आपका हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, क्योंकि इन सारे चीज़ों को जल के अंदर में डालेंगे तो पूर्ण उसे विभाजित नहीं होंगे। क्लियर? इसको आप नोट करते चलिएगा। साथ में हम लोग और आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी इसके अंदर में टर्म यूज करते हैं, टर्म्स पढ़ते हैं, कौन कौन से टर्म्स पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग एक कोऑर्डिनेशन बनाना चाहते हैं। एक आपका मेटल हो गया, दूसरा क्या लेते हैं, लिगेंड लेते हैं। इस तरह से बॉन्ड बनाए हैं। तो सबसे पहला बात आती है कि देखिए इधर और इधर भी कुछ आयंस जुड़े हुए रहते हैं। आपने पहला एग्जांपल में देखें तो देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में भी कुछ आयंस लगे हैं। अगर ये बाएं साइड है तो याद रखिएगा, कभी भी बाएं साइड की बात करते हैं, एलएचएस की बात करते हैं तो हमेशा मेटल होगा, हमेशा एक धातु होगा। और हम लोग आरएचएस की बात करते हैं
हम लोग हमेशा RHS की बात करते हैं तो यहाँ पर आयंस होंगे। इधर हमेशा आपका धातु होगा, ये आपका धातु होगा और हमेशा इधर आयंस के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तब इस प्रकार से बनेंगे। नहीं तो ऐसा भी रहेगा, केवल मेटल और लिगेंड का ही बॉन्ड रहेंगे, जो कि दूसरा एग्जाम्पल से आपको क्या है, ये आपका मेटल है और एक लिगेंड के बीच बॉन्ड बना हुआ है। एक और हम लोग एग्जाम्पल बनाते हैं। यहाँ पर हमने बना दी, तो ये भी कंपाउंड जो है, तो देखिए इस साइड में भी जो है, तो यहाँ पर जो लगा हुआ है ये आयंस के रूप में है और इधर जो लगे रहेंगे ये आपका धातु के रूप में होंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है टर्म कि एक ये सरल धातु यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के बाएं साइड में और एक आयंस का यूज करते हैं हमेशा दाएं साइड में। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना आयंस का ही ये कंपाउंड बना हुआ रहता है, मतलब इसके बाएं और दाएं की तरफ कुछ नहीं लगा रहेगा, ये भी कोऑर्डिनेशन ही होगा। क्योंकि कोऑर्डिनेशन का एक ही पहचान है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में होना चाहिए, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है। दूसरा पहचान है इसमें केंद्रीय धातु होना चाहिए डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का केंद्रीय धातु होना चाहिए। और यहाँ पर जो साथ में रहेंगे ये लिगेंड होना चाहिए। हमने ऊपर में लिखे हैं लिगेंड के लिए एक लाइंस कि कम से कम एक ही जोड़ी लोन पेयर होना चाहिए, तभी लिगेंड कहलाएंगे। अगर इनके पास से लोन पेयर नहीं है तो लिगेंड नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो भी होगा इनके पास कम से कम एक जोड़ी लोन पेयर होना चाहिए लिगेंड कहलाने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग टर्म यूज करेंगे। यहाँ पर ढेर सारे टर्म यूज हुआ। कौन कौन से टर्म है, इन सारे टर्म को हम लिखते हैं। आप लोग भी कॉपी में बनाते चलिए। साथ में क्या होता है कि अब जैसे जैसे आप लिखिएगा आपको दिमाग में आते चलेगा बात कि क्या क्या हमने सीखा। अगर सिर्फ देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए आप भी इसको नोट करते चलिए। अब देखिए ये आपका होगा, इसको कहते हैं केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु। या कभी कभी ये आयन के रूप में भी रहते हैं, परमाणु या आयन भी कहते हैं। केंद्रीय धातु आयन के रूप में भी रहेंगे और आपके पास परमाणु के रूप में भी रहेंगे, ये बात याद रखिएगा। दूसरा क्या है, इसको कहते हैं लिगेंड, इसको कहते हैं लिगेंड। ठीक है, ये आपका हो गया लिगेंड हो गया और ये हो गया केंद्रीय धातु। या जो केंद्रीय धातु होंगे वो आयन के रूप में भी होंगे और परमाणु के रूप में भी होंगे। अब देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में यहाँ पर कुछ आवेश दिया रहेगा, कभी कभी यहाँ पर प्लस और माइनस के रूप में, याद रखिएगा। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के माथे के ऊपर में प्लस या माइनस आवेश दिए रहते हैं। आपके पास हमेशा याद रखिएगा कि प्लस या माइनस कोई भी आवेश हो सकता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो ये तीन तरह से आयन हो सकते हैं, या तो उदासीन हो सकते हैं, या आपका धनायन हो सकते हैं, या आपका ऋणायन हो सकते हैं।
जब n माइनस है तब ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स रिनायन के नाम से जान देंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, तो आपको रिनायन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। अगर n प्लस में है इसका मतलब ये धनायन हुआ, और कुछ नहीं है तब ये उदासीन होते हैं। इसको कहते हैं न्यूट्रल, इसको कहते हैं पॉजिटिव, और इसको कहते हैं नेगेटिव। ठीक है, रिनायन का मतलब है नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर में अगर कोई माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है तब इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स होगा एक रिनायन कॉम्प्लेक्स होगा। अगर इनके ऊपर में किसी तरह का प्लस चार्ज दिखाई दे, तो किसी तरह का प्लस चार्ज दिखाई दे तब इसको कहेंगे धनायन कॉम्प्लेक्स, और कोई चार्ज ना दिखाई दे तब उदासीन कॉम्प्लेक्स होगा। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स तीन तरह से बढ़ जाएंगे, एक धनायन कॉम्प्लेक्स, एक ऋणायन कॉम्प्लेक्स और एक उदासीन कॉम्प्लेक्स। मतलब उनके ऊपर कौन सा चार्ज आया है, कौन से आवेश आया है, इसके आधार पर हम लोग तीन तरह के कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं धनायन जटिल यौगिक, दूसरा होगा ऋणायन जटिल यौगिक, और तीसरा होगा उदासीन जटिल यौगिक। अब तो ये क्लियर हो गया कि उदासीन कब होगा, ऋणायन कब होगा और धनायन कब होगा। जब हमको प्लस दिखाई दे साइन, इसका मतलब है कि धनायन हो गया। जब हमें माइनस साइन दिखाई दे तो हम कहेंगे कि ऋणायन हो गया, और जब हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे, न प्लस न माइनस, तब हम उसको उदासीन कहते हैं। तो केंद्रीय आपके जटिल यौगिक भी तीन प्रकार से टूटेंगे। ये इस प्रकार से हम लोग का स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया। अब आइए, केंद्रीय धातु का मतलब क्या हुआ। हम लोग आगे टर्म यूज करने वाले हैं केंद्रीय धातु। आपका केंद्रीय धातु क्या होता है, तो याद रखिएगा, प्रायः डी ब्लॉक के धातु होते हैं। किस ब्लॉक के होते हैं, तो याद रखिएगा डी ब्लॉक के धातु। आपने डी ब्लॉक के बारे में स्टडी किए हैं। क्यों हम लोग डी ब्लॉक की धातु यूज करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि डी ब्लॉक के धातु के पास डी ऑर्बिटल खाली होते हैं। क्लियर। अगर कोई पूछे कि केंद्रीय धातु डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों लेते हैं, तो जवाब होगा कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास डी ऑर्बिटल, ये जो डी ऑर्बिटल्स लिख रहे हैं ये क्या होते हैं, खाली होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये डी ऑर्बिटल खाली होने के कारण ये बंधन बनते हैं। देखिए डी ऑर्बिटल का हम एक एग्जाम्पल देते हैं।
जैसे हम लोग लिखे हैं K4FeCN का होल 6। तो अब देखिए इसमें क्या हम लोग लिए हैं, हमारे पास केंद्रीय धातु क्या है, Fe है। हमारे पास केंद्रीय धातु क्या है, Fe है। अगर इन Fe का परमाणु संख्या लिखे तो 26 होता है। अगर Fe का परमाणु संख्या लिखे तो क्या होता है, 26 होगा। अब देखिए अगर हम एक तरीका होता है इलेक्ट्रॉन भरने का, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें Fe का तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब बहुत पहले पढ़ चुके हैं 1s2, इसके बाद 2s2, इसके बाद 2p6, इसके बाद 3s2, इसके बाद 3p6 और इसके बाद आता है 4s2 और आपके पास आते हैं 3d6। क्योंकि हम 26 को लिखना है तो हम भर दिए। देखिए 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 18 2 20 और 6 26, टोटल 26 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरा हुआ है। अब इस चीज़ को दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। एक होता है और ऑर्बिटल के माध्यम से लिख सकते हैं, इस प्रकार से बॉक्स बना बनाकर। आपने हुन्स रूल के नाम सुने होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हुन्स रूल, एक हुन्स रूल के माध्यम में सिखाया गया है, जो कि क्लास 11 के अंदर में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर में अपने इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर होगा P के लिए हम लोग हमेशा 3 ब्लॉक बनाते हैं। S के लिए 1 बनेगा और D के लिए आपको 5 बनाना होगा, 1 2 3 4 और 1 5। अगर इसी तरह से इलेक्ट्रॉन किसके अंदर फिल करें तो देखिए फिल करने का तरीका क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो एक ऑर्बिटल के अंदर में 2 ही इलेक्ट्रॉन डालना है और एक एरो ऊपर की तरफ और दूसरा के एरो नीचे की तरफ रखना है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर भरना है तो इस प्रकार से भरेंगे, एक ऊपर की तरफ रहेगा और दूसरा नीचे की तरफ। यहाँ पर भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक ऊपर की तरफ रखेंगे और दूसरा नीचे की तरफ रखेंगे। यहाँ पर देखिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या करेंगे कि हम उल्टा करके पेयर करेंगे, तो टोटल 6 भर दिए। फिर वापस सीधा उल्टा, फिर से 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन समय डालेंगे, फिर उल्टा करके इनमें भरेंगे, भर दिए। इसके बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और भर दिए। इसमें देखिए टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो सबसे पहले तरीका क्या है कि आपको 6 इलेक्ट्रॉन अगर भरना है तो आप कैसे भरिएगा, पहले आप सीधा सीधा भर लीजिए। तो हमको 6 भरना है तो 2 भर दिए, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और छठा जो होगा इधर नीचे से जाएगा। ठीक है, इस तरह से भर दिए, ये आपको कंप्लीट भर दिए। अब देखिए अभी भी यहाँ पर डी ऑर्बिटल खाली नहीं दिखाई दिया, डी ऑर्बिटल आपको खाली दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें है। लेकिन यहाँ पर इसके और इसके कारण से जब इसको पानी के अंदर में डाले होंगे, ध्यान देखिए, जब इसको पानी के अंदर में डाले होंगे
तो ये टूट जाएंगे दो भाग में, के प्लस में और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले जे का त्यों रहेंगे और ये टूट जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये टूट गए। जब हम इसकी स्टडी करते हैं, लिगेंड्स के बारे में जानकारी मिलता है और इस मेटल के ऊपर में जानकारी मिलता है, ये दोनों के बारे में जैसे जैसे हम लोग स्टडी करते हैं तो एक टर्म यूज करना होता है। देखिए, एक टर्म यूज करना है आपको जिसका नाम है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या एक टर्म दिया हुआ रहता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण नंबर। जब हम इसका ऑक्सीकरण नंबर निकालेंगे तो याद रखिएगा Fe का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +2 आएंगे। वो कैसे आते हैं हम आगे सीखेंगे। 1 मिनट के लिए अगर यहाँ पर रफली बनाए तो देखिए कैसे बनते हैं। FeCN का होल 6 और यहाँ पर -4 है। देखिए, जिसका बारे में ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको 1 मिनट के लिए हम x मान के चलते हैं। हमको निकालना है इसे केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या। जब हमको निकालना है केंद्रीय धातु का तो हम इसको x लेके चलेंगे। इसके बाद प्लस का साइन देते हैं। अब देखिए, ये आपका सनाइड है। सनाइड के ऊपर में हमेशा -1 चार्ज होते हैं। तो अगर एक सनाइड का -1 चार्ज है तो टोटल हमारे पास 6 सनाइड है, तो 6 से गुना कर देंगे। और बराबर में याद रखिएगा, जो जटिल यौगिक के माथे पर लिखा रहता है वही बराबर में देंगे। अगर प्लस लिखा है तो प्लस वाला बराबर में जाएगा, अगर माइनस लिखा है तो माइनस वाला बराबर में जाएगा, अगर कुछ नहीं लिखा है तब हम 0 देते हैं। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि -4 लिखा हुआ है, यहाँ पर -4 लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर -4 लिखा हुआ है, -4। अभी इसे सिंपल से इक्वेशन को अगर सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू +2 मिलने वाला है। तब इस टर्म को ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो हम जब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिए तो हमको पता चला कि Fe पर +2 है। Fe का ऑक्सीकरण संख्या +2 है। इसका मतलब है कि किसी के ऊपर में प्लस चार्ज है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ है। इन्होंने क्या किया है कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, जिसके कारण से इसके ऊपर 2 चार्ज आए हैं। तो अगर Fe+2 का फिर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसी प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पर 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, क्योंकि टोटल था 26 से। इसने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो यहाँ बचा 24। अब क्या करेगा कि फिर से इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखेंगे तो देखिए यहाँ तक आप लिखिएगा, यहाँ तक तो एक तरह का आर्गन का कन्फिगरेशन है। ये हम लोग 18 तक लिख चुके हैं। इसके बाद आपका 4s और यहाँ पर है 3d। ठीक है, ये आपका हो गया 4s का और ये हो गया आपका 3d का। तो जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं से किसी धातु से निकलते हैं तो सबसे बाहरी कक्षा से निकलते हैं। मतलब अगर उससे धातु का सबसे बाहर में जो सेल होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले निकलते हैं। अब देखिए 3d और 4s में देखो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर चला गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं भराएगा
जैसे था वैसा यहाँ पर भराएगा, एक ऊपर एक नीचे, बाकी सब में ऊपर था। ठीक है, ये बात हम लोग देखें। अभी भी हम लोग दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर CN जो है इसके साथ बॉन्ड कैसे बनाया होगा, इसका अभी भी ऑर्बिटल खाली नहीं है। तो क्या होता क्या है कि लिगेंड के बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी मिलेगा तो लिगेंड दो तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, हम लोग आगे स्टडी करेंगे लिगेंड के बारे में। तो एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और दूसरा होता है वीक लिगेंड। जब आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड मिलता है तो जो भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे पहले पेयर हो जाएगा। क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स में, यदि मेरे पास कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर है तो अनपेयर सबसे पहले पेयर में बदलेंगे, और वीक लिगेंड अगर है तो अनपेयर में ही रहते हैं। तो एक तरह का CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। CN कैसा है? एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो जितने भी अनपेयर है सब पेयर हो जाएगा इस तरह से। मतलब इसका नया कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? तो कुछ इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास जैसा था वैसा हो गया। यहाँ पर क्या हुआ कि लिगेंड के कारण, इस लिगेंड के कारण अनपेयर पेयर में बदल गए, ये अनपेयर पेयर में बदल गए। अब देखिए यहाँ पर दो ऑर्बिटल, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर खाली हो गया। इसलिए हमेशा हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यूज करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो खाली होते हैं। और यही कारण है कि हम लोग ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन के नाम से भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका ऑर्बिटल्स खाली मिलते हैं। तो ये होगी आपका केंद्रीय धातु, जिसको हम लोग आयन या परमाणु के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्टडी हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा स्टडी करने के प्रयास किए कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स पढ़ते समय हम लोग कुछ नए टर्म यूज किए। एक तो टर्म यूज किए कि लिगेंड आपके पास कैसा होगा, ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, हम लोग आगे स्टडी करेंगे। एक तो हो गया कि लिगेंड होगा तो कैसा होगा, एक तो स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होगा। ठीक है। दूसरी बात हम लोग इसके अंदर में सीखें कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे हम लोग निकालते हैं। एक्चुअल में कोई नया टर्म है नहीं, लेकिन यहाँ पर काम करने का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इन सारी चीज़ों को बारे में भी समझेंगे। और तीसरी बात कि इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, मतलब इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर में भी सवाल खड़े होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होते हैं, कितने हैं, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। और इन सारे चीज़ों को हम लोग अगले क्लास में लिगेंड से लेकर ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्डों की संख्या निकालने के लिए, इस सारी चीज़ों का जवाब अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे। आज कुछ ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से क्लास लेट शुरू हुई थी, लेकिन अगले क्लास आपका टाइमिंग पर ही क्लास चलेंगे। ओके।